Good morning students. Now we start the next topic. हमने उस दिन लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था, नर्स्ट इक्वेशन को और हम कैसे यूज करते हैं. Now in today's lecture we will study that how can we find the equilibrium constant using the nernst equation. ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसके लिए हम सिंपली एक रिएक्शन ले लेते हैं और हमारी सबसे कॉमन रिएक्शन है डेनियल सेल की रिएक्शन. तो अगर मैं यहाँ पे आपके लिए रिएक्शन लिखूं Zn प्लस Cu2 प्लस विल गिव Cu प्लस Zn2 प्लस, ये हमारी रिएक्शन थी. इसको हमने सर्किट के फॉर्म में पूरे डायग्राम के साथ भी पढ़ा था. अगर डायग्राम आपको याद हो, ये हमारी जिंक इलेक्ट्रोड लगाई थी हमने, देन इसको यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया था, कनेक्ट किया. एक रफली डायग्राम मैं बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान में रहे. ये हमारी थी कॉपर की रॉड और यहाँ पे हमने लिया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये आपकी थी जिंक रॉड और यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन लिया था वो था आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन. देन इसके अलावा हमने यहाँ पे एक लगा दिया ये सॉल्ट ब्रिज. टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. तो ये सेल आपको याद होगा अच्छे से. तो इसी को हम एक बार फिर से यहाँ पे यूज करते हैं. तो आपने देखा था कि इसमें जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी, तो अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो एज द रिएक्शन प्रोसीड्स क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इट विल इंक्रीज एंड जो आपका कॉपर है, कॉपर आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी Zn2 प्लस की तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारा कॉपर 2 प्लस आयन होगा उसकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपके रिएक्टेंट साइड में कॉपर आयंस है, यानी कॉपर आयंस यूज होते जा रहे हैं. तो कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस, और जिंक आयंस की जो होगी वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा इसमें तो आप देखोगे, लेकिन क्योंकि Zn पॉजिटिव की इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे जो है कॉपर की डिक्रीज होते जा रही है. तो एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, ये जो हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा सेल पोटेंशियल. तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो यूज होते जाएंगे तो धीरे धीरे रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, मतलब वहां पे जो है उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा. तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है, रीडिंग इन वोल्ट मीटर क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. या आप कह सकते हो सेल पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, या जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होती जाएगी. तो जब वोल्ट मीटर में रीडिंग डिक्रीज होती जाएगी तो आफ्टर सम टाइम, काफी देर बाद क्या होगा, फाइनली जो होगी रीडिंग जो है वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी आ जाएगी, जब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाए, मतलब उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, उसकी मतलब फाइनली ये डिक्रीज होते 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 बिल्कुल कम हो गई, ये इंक्रीज होती गई, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कम होती गई. उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. एट दैट स्टेज वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी हो जाएगी, जीरो. कब जीरो होगी, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस आयन बिकम कांस्टेंट. जब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो वोल्ट मीटर में हमारी क्या रीडिंग आने लग जाएगी, इट विल शो द जीरो रीडिंग. उसमें कोई रीडिंग जो है वो शो, मतलब जीरो रीडिंग जो है वो शो होगी. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दैट दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन हैज अटेन्ड द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड. ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ. हमने ये एक रिएक्शन ली. एज द रिएक्शन प्रोसीड्स आप देखोगे द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयंस विल इंक्रीज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस विल डिक्रीज एंड द रीडिंग इन द वोल्टमीटर आल्सो डिक्रीजेस. देन आफ्टर अ सर्टेन टाइम the concentration of Zn2 plus and Cu2 plus ions will become
कांस्टेंट एंड एट दैट टाइम द रीडिंग इन द वोल्टमीटर विल बिकम जीरो। जीरो रीडिंग जो है वो वहां पे शो होगी, मतलब जो हमारा सेल्फ पोटेंशियल उस टाइम शो होगा वो कितना होगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो चुका है इस रिएक्शन में। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब जो कॉन्सेंट्रेशन जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है उतनी ही स्पीड से वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, तो हमें लगता है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गई है, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई होती है। उसमें क्या होता है कि जितना प्रोडक्ट बन रहा है वापस उतना ही रिएक्टेंट जो है वो बन जाता है। तो अब अगर हम अपनी यूज करें जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन थी, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। तो अगर यहाँ पे लें हम सीधा डायरेक्ट ले रहे हैं Zn 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन नीचे आपका आ गया कॉपर की कंसंट्रेशन। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो है आपका ई सेल की वैल्यू कहाँ से मिलती है हमें, जो वोल्टमीटर में रीडिंग शो हो रही होगी। और क्योंकि हमने अभी यहाँ पे बात की कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा यानी इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, देन वोल्टमीटर विल शो द जीरो रीडिंग। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, इस केस में तो वैसे हमारे पास 2 है तो हम 2 भी एन की वैल्यू यूज कर सकते हैं, सपोज ये 2 हो गया लॉग। अब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की तो आपको पता है एट ये चीज जो है इक्विलिब्रियम पे जो है एट इक्विलिब्रियम Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन ये किसके बराबर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Kc से। यानी इसकी जगह यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Kc। क्लियर है सबको। अब हम ले आए ई सेल को इस तरफ या इसको पूरे को उठा के यहाँ लाए, तो दिस इक्वेशन बिकम्स ई नॉट सेल will be equal to 0.0591 upon 2 log Kc। यहाँ पे हमने Kc लिखा है, तो कोई और रिएक्शन के लिए भी सेम वे में हो सकती है। अब अगर इसको हम यहाँ 2 ना रख के एक जनरलाइज्ड इक्वेशन अगर हम ले लें किसी भी एक रिएक्शन के लिए, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ई नॉट सेल will be equal to 0.0591 upon n log Kc। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। मतलब सेल पोटेंशियल जो है उसमें आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपको इस इक्वेशन से मिलती है। सो वी कैन टेक वन एग्जांपल दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो हमारे पास रिएक्शन है, कॉपर रिएक्ट्स विद द सिल्वर आयंस, इट गिव्स कॉपर आयंस प्लस सिल्वर। तो और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें कितना दिया हुआ है, 0.46। हो सकता है आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ना देके आपको क्या दिया हो, सिल्वर और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देन यू कैन कैलकुलेट द ई नॉट सेल बाय यूजिंग द फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यानी ये फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब हम आते हैं अपने इस इक्वेशन पे, अगर हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी क्या थी हमारे पास, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 को अगर हम यहाँ पे लिखें तब भी चल जाता है हमारा 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब आप इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेल पोटेंशियल की वैल्यू रखिए 0.46 will be equal to 0.059
अब n की वैल्यू आपको देखनी है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? सिल्वर आयन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जबकि कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन 2 लूज कर रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो ये बैलेंस इक्वेशन आपको गिवन है कि एक सिल्वर आयन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा होगा, तो 2 कितने लूज कर रहे होंगे? 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं होता है तो आप अगेन जो मैंने आपको बताया कि आप रिएक्शंस लिख के देखेंगे। Cu से आपका क्या बन रहा है? Cu2+, यानी इसका क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडेशन, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। ये आपकी हुई एनोड की रिएक्शन। और कैथोड की अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या हो रही होगी? सिल्वर आयंस विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड गिव सिल्वर एटम्स। लेकिन अगेन हमें क्या लिखना है? बैलेंस रखना है। यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं तो सिल्वर ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे? 2। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 1 नहीं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो हमारा n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और यहाँ पे हमने फॉर्मूले में लिख दिया log Kc। अब आप log Kc को एक तरफ लिख सकते हो, विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.46 अपॉन 0.059। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपका सिंपल मैथ्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 15.6। ये आई 15.6 किसकी वैल्यू? log Kc की। लेकिन आपको क्या निकालना है? Kc, यानी आपको दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग। तो Kc की वैल्यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी? एंटी लॉग ऑफ 15.6। जब हम 15.6 का एंटी लॉग लेंगे तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 3.92। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे कितना आ गया हमारा? Kc। यानी आप देख रहे हो अभी जब हम नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं या उसके बाद उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का किया, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड, तो वहां पे हमें बार बार किसकी जरूरत पड़ती है? लॉग और एंटी लॉग की। तो इसलिए आपको लॉग एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे कि हाउ द गिब्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड टू अवर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इनको हम आपस में कैसे यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल में ऐसी रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, and that spontaneous reaction is used to produce the electric energy। तो spontaneous reaction हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? work done by the cell, work done by the cell means spontaneous reaction मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी अपने आप, जो कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यानी जो सेल है वो खुद वर्क डन कर रहा है, यानी वर्क डन बाय द सेल। नाउ हम आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आपने सिंपली वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? चार्ज इनटू वोल्टेज। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल या वोल्टेज। यहाँ पे Q क्या है आपका? टोटल चार्ज जो भी इन्वॉल्व होता है, एंड देन V क्या होता है आपका? वोल्टेज, या इसको और हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो अगर हम यहाँ पे सेल की बात कर रहे हैं तो यानी सेल पोटेंशियल। तो अब यानी अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन के लिए हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो आपको जो V है वो सिंपली कहाँ से मिल जाएगा? वोल्टमीटर रीडिंग से। वोल्टमीटर रीडिंग यानी जो हमारा हमने सर्किट में जो भी वोल्टमीटर अटैच किया है उसमें जो रीडिंग शो होगी दैट शोज द वोल्टेज। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ई सेल हमारा रिप्रेजेंट हो रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज। वोल्टेज हमारी कितनी हो जाएगी? ई सेल के बराबर, या आप लिख सकते हो ई वी विल बी इक्वल टू ई सेल। तो हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? चार्ज की। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो आपको बताया है कि फैराडे, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि 1 फैराडे क्या होता है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 मोल अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका जो टोटल चार्ज होता है वो होता है 1 फैराडे के बराबर, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 96500
कूलम। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, पर मोल वैल्यू कितनी होती है 96500, ये आपको याद भी रखनी है वैल्यू। तो इफ वी हैव, इफ n है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Q कितना हो जाएगा n इंटू एफ। 1 मोल के लिए f जो है चार्ज चाहिए, तो n मोल्स के लिए कितना हो जाएगा n इंटू एफ। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई जो हमें चाहिए थी, ये v की वैल्यू आ गई यहाँ पे और ये q की। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यूज रख दें, देन दिस इक्वेशन बिकम्स w विल बी इक्वल टू NFE सेल। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। वर्क डन बाय द सेल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फैराडे कांस्टेंट इनटू सेल पोटेंशियल। अब ये अगर देन हम बात करते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी से ये कैसे कोरिलेटेड है, तो उसके लिए पहले आपको एक छोटा सा मैं समझाना चाहूंगी कि गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअल में क्या है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। ऑलरेडी वैसे आप 11th में पढ़ चुके हो, आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, बट हम ये इक्वेशन याद करते हैं लेकिन हमें क्लियर कभी नहीं होती कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। डेल्टा एच क्या था, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। टी डेल्टा एस किसको रिप्रेजेंट करता है, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी चेंज होता है, और एंट्रोपी जो टर्म थी वो किससे रिलेटेड थी, रैंडमनेस, फ्रीडम मॉलिक्यूल्स की, उससे रिलेटेड। तो अब अगर हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझें कि सपोज अगर एक पर्सन सिस्टम के पास डेल्टा एच टोटल एनर्जी है, मतलब चेंज इन जो एनर्जी आ रहा है डेल्टा एच है, तो उसमें से अगर उसने ये अपने सिस्टम को कुछ भी सिंपली जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए अगर उसने ये टर्म माइनस कर दी, तो उसके पास कितनी एनर्जी बच जाती है, डेल्टा जी के बराबर। इसको आप एक कॉमन एग्जांपल अगर मैं डे टू डे लाइफ से हम इसको कोरिलेट करते हैं, सपोज कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो आप 1 करोड़ रुपए हैं और यानी हो गया मेरा डेल्टा एच, मतलब टोटल एनर्जी कितनी है सिस्टम के पास। तो सपोज मेरे पास कितने रुपए, 1 करोड़। अब अगर मैं चाहूं कि मुझे किसी को किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए या कोई भी पर्पस के लिए मैं जो है वो पैसे डोनेट करना चाहती हूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जितने मेरे पास होंगे मैं वो सारी मनी डोनेट कर दूंगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल हमारे पास है उसमें से जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, सपोज मुझे अपनी लाइफ जीने के लिए जितने चाहिए या और भी मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए मैं जितने चाहूँ उतना उसमें से निकालूं, ताकि मेरी लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो हो गया आपका, समझ लो टी डेल्टा एस, मतलब एक सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी है, डेल्टा है, उसमें से उसको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जो चाहिए एनर्जी दैट इज टी डेल्टा एस, वो माइनस कर दी। अब सपोज जैसे मेरे पास 1 करोड़ थे, उसमें से मैंने 60 लाख जो है वो अपने जिंदगी और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए उसमें से रख लिए। अब मेरे पास कितने बचे, 40 लाख। अब उस 40 लाख को मैं किसी भी अच्छे काम के लिए यूज कर सकती हूँ, मतलब किसी यूजफुल वर्क के लिए यूज कर सकती हूँ। तो वही यूजफुल एनर्जी क्या होती है हमारी, डेल्टा जी। अब आपको आई होप कुछ क्लियर हो गया होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी हम नॉर्मली बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज डेल्टा जी, लेकिन एक्चुअल में वो इस तरीके से है कि टोटल एनर्जी अगर सिस्टम के पास डेल्टा एच है, उसमें से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डेल्टा एच हमने माइनस कर दी, तो जो यूजफुल एनर्जी उसके पास बचती है सिस्टम के पास उसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा जी। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वर्क डन बाय द सेल, मतलब सेल के पास जो यूजफुल एनर्जी है जिससे कि वो वर्क डन करेगा, तो यानी वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा जी क्या होगा, डिक्रीज, यानी डेल्टा जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर हम इसमें आगे करें तो वर्क डन जो है दैट विल बी इक्वल टू द डेल्टा जी, लेकिन वर्क डन डेल्टा जी के बराबर तो होगा, लेकिन साइन क्या आएगा इसमें, माइनस। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस, मींस वर्क डन बाय द सेल हो रहा है। अगर वर्क डन ऑन द सेल होता है या मतलब कहीं बाहर से एनर्जी आ रही होती तो वो यूजफुल एनर्जी क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो उस केस में यहाँ पे क्या आता, प्लस। जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती है उनमें आपका डेल्टा जी क्या आ जाता है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि उस सिस्टम की एनर्जी यूज हो रही है तो कम हो गई,
अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होता तो क्या होता, उसको कराने के लिए बाहर से एनर्जी दी जाती, तो उस केस में उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाती, इंक्रीज, और डेल्टा जी क्या होता है हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पे W विल बी इक्वल टू यानी वर्क डन बाय द सेल विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से हम यहाँ पे एक और इक्वेशन लिख सकते हैं दैट डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस NFE सेल। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन आ जाता है डेल्टा जी का, जिसमें कि हम बताते हैं कि डेल्टा जी जो है वो किसके बराबर हो गया, माइनस N हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F इज फैराडे कांस्टेंट, देन सेल पोटेंशियल। और इसी इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखें तो सेम इक्वेशन विल बी रिटन एज डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। ठीक है, ये सब चीजें स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाती हैं। इसी को हम सिंपली यहाँ पे डेल्टा जी को हम एक और चीज से कनेक्ट कर सकते हैं, किससे, आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। यहीं पे आप देखोगे, यही बता देती हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर वो कैसे आ जाएगा। तो आपने ये रिएक्शन लिखी यहाँ पे, तो अगर आप देख रहे हो जो हम पहले इक्वेशन लिखते थे E नॉट सेल की, तो E नॉट सेल जो होता था वो किसके बराबर आ रहा था, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है दैट इज इक्वल टू, हमने वहां पे कैलकुलेटेड वैल्यू ले ली थी, ये log Kc, log Kc। तो अगर हम ये कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे ना लें तो आपको याद है ये किसके बराबर थी, RT, ये इसको अगर हम सिंपली log में ले रहे हैं, ये था आपका 2.303 RT NF, ठीक है, और इस वैल्यू की जगह रखा है ये इस वैल्यू की थी, और बाकी एज इट इज अगर हम लिख दें log Kc तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर E नॉट सेल की वैल्यू कितनी थी 0.059 अपॉन n log Kc, और 059 हमारा किससे आया था, जब हमने 2.303 R T और F इन सब की जो ये, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट थे तो इनकी वैल्यू पुट कर दी थी। तो अब अगर हम यहाँ पे E नॉट सेल की वैल्यू पुट करें तो आप देखोगे आपकी क्या इक्वेशन आ जाएगी, आपकी इक्वेशन है डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस NF, और फिर हमने ये पूरी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे E नॉट की। तो ये वैल्यू कितनी है 2.303 RT अपॉन NF log Kc। तो यहाँ से n से n कैंसिल हो गया, f से f, तो आपके पास एक और रिलेशन आ गया दैट इज डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। यानी यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशनशिप आ गए, एक आ गया गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में, और दूसरा आ गया गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो ये, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो सिंपली ये आ जाएगा। और अगर यानी यहाँ पे अगर हमें गिब्स फ्री एनर्जी पता है तो भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आपको E नॉट सेल पता है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें E सेल पता है तो आप गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक सिंपली हम न्यूमेरिकल लेंगे इसको डिस्कस करने के लिए। सो दिस इज द क्वेश्चन, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। हमने एक यहाँ पे रिएक्शन ली है आयरन और Fe3 प्लस आयन की, किसके साथ, आयोडाइड आयंस के साथ, और इसका हमें E नॉट सेल गिवन है एट टेम्परेचर 298 केल्विन। तो हमें क्या क्या निकालनी है, दो चीजें, एक हमें निकालना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, और सेकंड क्या निकालना है हमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपली जो अभी हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, दैट इज माइनस NF E नॉट
सेल। तो ई नॉट सेल की वैल्यू अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे देख लेते हैं कि वैल्यू हमें किस किस की गिवन है। तो एन की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने यूज हो रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे 1 Fe3 प्लस से यहाँ पे बन रहा है Fe2 प्लस, सॉरी ये गलत लिखी है यहाँ पे, ये क्या बन रहा है आपका Fe2 प्लस, और आयोडाइड से बन रहा है आपका I2, यानी इसका क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है आयोडाइड का ऑक्सीडेशन, क्योंकि -1 से कितनी हो गई पावर 0। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन अगर हम 2 एटम की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो कितने हमारे 2। तो n की वैल्यू 2 है। आपको जब भी आप नर्स इक्वेशन गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चन करेंगे n की वैल्यू बहुत ध्यान से लिखनी है, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो आप f की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम, ये तो कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं ई नॉट सेल, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 0.236 वोल्ट। तो हम यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन है, जो हमने ये इक्वेशन यूज करनी है, ये आप यहाँ पे यूज करके हम गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। -2 × 96500 × 0.236। When we calculate it, इसको जब हम completely solve करेंगे तो हमारा आंसर आता है अराउंड -455,480 जूल। यूनिट क्या आ जाएगी आपकी जूल। तो ये तो आपका आ गया एक पार्ट आंसर, जो है आपका एक आंसर आ गया इसका गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कितनी आ गई -455,480 जूल। अब हमें क्या निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट में, दैट गिब्स फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू द -2.303 RT log Kc। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास R की वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.314, T की वैल्यू 298, डेल्टा G की हमने अभी यहाँ से कैलकुलेट की तो log Kc